नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में नई सरकार के मंत्रियों ने संभाला कामकाज। विभाग नहीं लेने पर केजरीवाल ने कहा सभी मंत्रालयों की करेंगे निगरानी। तृणमूल कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। दिनेश त्रिवेदी को मिला पार्टी उपाध्यक्ष का पद। डेरेक ओब्रायन राष्ट्रीय समिति में शामिल। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना पहली विदेश यात्रा पर आज पहुंचेंगे दिल्ली। कारोबार बढ़ाने समेत कई मसलों पर होगी बात। देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा। 2 दिन में राजस्थान में 12 लोगों की मौत। गाजियाबाद में 20 लोग संक्रमित। और विश्व कप क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला शुरू। एडिलेड में भारत पाकिस्तान आमने सामने। टॉस जीतकर टीम इंडिया कर रही है पहले बल्लेबाजी। और अब खबर विस्तार से। शुरुआत दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त राज्य बनाया जाएगा और जन लोकपाल विधेयक को जल्द ही पारित किया जाएगा। उन्होंने सरकार चलाने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं से भी सहयोग मांगा और साथ ही साथ अपने मंत्रियों और विधायकों को अहंकार से बचने की सलाह भी दी। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित दिल्ली का रामलीला मैदान एक बार फिर गवाह बना अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह का। हजारों लोगों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस बार 5 साल तक सरकार चलाने का वादा किया। उनके साथ मनीष सिसोदिया, असीम अहमद खान, संदीप कुमार, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय और जितेंद्र सिंह तोमर ने मंत्री के रूप में शपथ ली। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पिछले साल 14 फरवरी को सरकार से इस्तीफा देने वाले केजरीवाल ने चुनावों में भारी जीत के ठीक 1 साल बाद उसी तारीख को दिल्ली की गद्दी संभाली और चुनाव में अपार जन समर्थन को कुदरत का करिश्मा करार दिया। ये किसी इंसान के काम की वजह से नहीं हो सकता, ये तो कुदरती करिश्मा है दोस्तों। पिछली बार की तरह उन्होंने शपथ के बाद जनता को संबोधित किया और अपने मंत्रियों और विधायकों को अहंकार से दूर रहने की सलाह दी। कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के अंदर भी अहंकार आ गया और हमारी पार्टी ने तय किया कि पूरे देश के अंदर सारे चुनाव लड़ेंगे और भगवान ने हमें हमारे अहंकार की सजा दी और लोकसभा के अंदर जो हुआ हमें पता चल गया। केजरीवाल ने साफ कहा कि उनके मंत्री न लाल बत्ती लेंगे न बड़े बंगले में रहेंगे। उन्होंने 5 साल में भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए हेल्पलाइन शुरू होगी और रिश्वतखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक-एक काम ठोस करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे। मैं आज इतना आपको वादा करता हूं, 24 घंटे काम करेंगे हम लोग, हमारी पूरी टीम। मेरे मंत्री, मेरे एमएलए 24 घंटे काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 5 साल तक 24 घंटे काम करेगी और सभी चुनावी वादों को पूरा करेगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले एक औपचारिकता तो पूरी की, लेकिन साथ में ये भी बता दिया कि उनके 70 वादे को पूरा करने की कोई समय सीमा नहीं होगी। लेकिन जिस रफ्तार के साथ केजरीवाल ने 49 दिन की सरकार में काम किया और लोगों के दिलों में एक उम्मीद जताई थी, उसी उम्मीद के साथ आज दिल्ली वाले बिजली हाफ, पानी माफ और फ्री वाईफाई का भी इंतजार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। जी हां, और शपथ ग्रहण करने के बाद नई सरकार के मंत्रियों ने कामकाज भी संभाल लिया। खास बात यह रही कि केजरीवाल ने अपने पास कोई भी विभाग नहीं रखा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए वो सभी मंत्रालयों पर निगरानी रखेंगे। जैसा कि माना जा रहा था, केजरीवाल के करीबी मनीष सिसोदिया को सरकार में नंबर 2 की हैसियत दी गई है।
सिसोदिया को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्हें वित्त, शिक्षा और शहरी विकास और विजिलेंस जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। गोपाल राय को परिवहन, विकास और श्रम मंत्रालय दिया गया है। पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य के अलावा बिजली, उद्योग और पीडब्ल्यूडी और गुरुद्वारे से जुड़े विभाग का जिम्मा दिया गया है। जितेंद्र तोमर को कानून, पर्यटन और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। संदीप कुमार को महिला बाल विकास और SC/ST मामलों का मंत्री बनाया गया है। असीम अहमद खान को खाद्य आपूर्ति और अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया है। चीफ मिनिस्टर का काम सिर्फ मिनिस्ट्री चलाना थोड़ी है। मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट्स को चलाने का, निटी-ग्रिटीज का काम तो मंत्रियों को देखना है। सारे डिपार्टमेंट पब्लिक के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कहाँ गड़बड़ है, पब्लिक क्या प्रॉब्लम झेल रही है और डिपार्टमेंट्स कहाँ किस धरातल पे जाके खड़े हुए हैं, ये सारा काम चीफ मिनिस्टर करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सचिवालय पहुंचे थे, लेकिन तबीयत बिगड़ने की वजह से मंत्रिमंडल की बैठक को टालना पड़ा। सभी मंत्रियों ने शनिवार को ही अपना कामकाज संभाल लिया। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अरविंद केजरीवाल ने जहां अपनी पार्टी के लोकसभा चुनाव में उतरने को गलती माना है, तो वहीं बीजेपी ने भी स्वीकार किया है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव कराने में हुई देरी पार्टी पर भारी पड़ी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री M.K. वेंकैया नायडू ने कोलकाता में कहा कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद अगर दिल्ली के चुनाव करा लिए जाते तो नतीजे पार्टी के पक्ष में हो सकते थे। दिल्ली चुनाव को उन्होंने सबक बताया और कहा कि इन चुनाव नतीजों पर पार्टी को आत्ममंथन करना होगा। Find out ways and means to expand its base further. That is one lesson. The second observation, as I could see that we made a tactical mistake, that I have no hesitation accepting it. After the Lok Sabha election, we could have gone for assembly election immediately. We would have won hands down in Delhi. बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए चल रही राजनीतिक निर्णायक दौर में पहुंच गई है। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कल कैबिनेट बैठक में पासवान को महादलितों में शामिल करने का फैसला किया। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में पासवानों को इस श्रेणी से बाहर रखा गया था। उधर जेडीयू ने राज्यपाल से मिलकर इन फैसलों का विरोध किया है। बिहार कैबिनेट की विशेष बैठक में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राजनीतिक रूप से कई अहम फैसले लिए। कैबिनेट ने पासवान को महादलित में शामिल करने का फैसला किया तो अनुसूचित जातियों के बीच विकास मित्रों की नियुक्ति को भी सिद्धांत रूप में मंजूरी दी। तो वहीं जेडीयू इन फैसलों का विरोध कर रही है और उससे एक गलत उदाहरण पैदा होता है जो भविष्य में लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए इस तरह की घोषणाओं को राज्यपाल जी जब तक विश्वास मत पर वोटिंग नहीं हो जाता है तब तक रोकने का काम करें। उधर राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि बहुमत का फैसला विधानसभा में ही हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कह दिया है बोमई के केस में कि बहुमत का फैसला सदन में होगा, राजभवन में बहुमत का फैसला नहीं होगा। तो चाहे जितने विधायक हमारे सामने परेड करें या न करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी ने कहा है कि अगर जेडीयू को विपक्ष का दर्जा दिया गया तो पार्टी इसे कोर्ट में चुनौती देगी। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, हास्यास्पद है। अगर विधानसभा अध्यक्ष इसकी मान्यता देंगे तो भारतीय जनता पार्टी न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने सोमवार को सभी दलों की बैठक बुलाई है, जिसमें 20 फरवरी को विश्वास मत के दौरान बैठने की व्यवस्था पर विचार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी और पीडीपी के बीच साझा न्यूनतम कार्यक्रम भी अंतिम चरण में है। बीजेपी महासचिव राम माधव के मुताबिक राज्य का विकास सबसे बड़ा एजेंडा है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता श्याम सुंदर ने। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले सरकार बन पाएगी। जल्दी से जल्दी जो प्रक्रिया हमने प्रारंभ की थी पीडीपी के साथ वार्ता का, उस प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। अगर वो जल्दी सफल हो जाता तो जरूर सरकार बन जाएगी। दो मुद्दे तो आमतौर पर धारा 370 की बात होती है और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की बात होती है, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि उस पर सहमति बनाना शायद सबसे मुश्किल काम होगा। और कोई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप समझते हैं कि बीजेपी समझौता नहीं कर पाएगी? कुछ पॉलिटिकल इश्यूज है जिनका आपने जिक्र किया है और भी एक आध मुद्दे हैं। इन पर हम सरकार के नाते साथ चलने के लिए कितना बोलना है,
हमारे अपने अपनी धारणाएं कुछ भी हो सकती है, बट साथ सरकार चलाते समय कितना उसके बारे में बोलना है, इस पर ही अभी एक सहमति बननी बाकी है, उसी का प्रयास चल रहा है। सरकार में भागीदारी की बात करें तो क्या उस पर सहमति बन चुकी है या उस पर इसके बाद बातचीत शुरू होगी? गवर्नमेंट का स्वरूप क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगी, या मंत्रालय किधर क्या जाएंगे, इन विषयों पर चर्चा अभी आगे होगी, बट वो कोई बहुत बड़ा मैंने बाधा ऐसा नहीं है। और चलिए बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस की। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी के ढांचे में बड़ा फेरबदल किया है। उन्होंने अपने भरोसेमंद लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि इस फेरबदल में ममता बनर्जी के करीबी मुकुल रॉय को हाशिए पर रखा गया है। तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी सांसद सुब्रत बख्शी को अखिल भारतीय महासचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया है। अब मुकुल रॉय को बख्शी के साथ अखिल भारतीय महासचिव की जिम्मेदारी साझी करनी होगी। कोलकाता में ममता बनर्जी के आवास पर पार्टी की बैठक में सांगठनिक फेरबदल का फैसला किया गया। इस बैठक में मुकुल रॉय शामिल नहीं हुए। पार्टी सांसद डेरेक ओब्रायन, राज्य के शहरी विकास मंत्री फरहाद हाकिम और लोकसभा सांसद काकोली घोष दास्तिकार को पार्टी की राष्ट्रीय समिति में प्रमोट किया गया है। फर्जी वोटरों को मतदाता सूची से हटाने के लिए चुनाव आयोग ने खास पहल की है। जल्द ही चुनाव आयोग वोटर आई कार्ड को आधार नंबर के साथ जोड़ने जा रहा है। हैदराबाद में मुख्य चुनाव आयुक्त एच.एस. ब्रह्मा ने बताया कि देश के सभी 676 जिलों में 1 मार्च से यह अभियान शुरू किया जाएगा और इसी साल 15 अगस्त तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर जरूरी कानूनों को हटाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कानूनों की अस्पष्ट व्याख्या के चलते कोर्ट में ज्यादातर मामले लंबित होते हैं। प्रधानमंत्री ने कानून का मसौदा तैयार करने वाले कुशल लोगों की कमी की तरफ भी ध्यान दिलाया, तो देश की स्वतंत्र न्याय प्रणाली की जमकर सराहना भी की। शनिवार को मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया के 150 साल पूरे होने के मौके पर एक कार्यक्रम में शिरकत के दौरान ये बातें कही। जितने कानून कम होंगे उतनी न्याय की सुविधा बढ़ेगी। कानूनों के जंगल से न्याय पाना कभी कभी कठिनाई हो जाती है और इसलिए कानून सरल हो, कानून सामान्य मानवीय को विश्वास में देने वाला हो और निष्पक्ष भाव से बना हुआ हो, तो सरकारों की भी ये जिम्मेवारी है। अदालतों से मुकदमों का बोझ कम करने के लिए शनिवार को देश भर में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके तहत 56,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया गया। बैंकों और आर्थिक संस्थानों के दावों से जुड़े कई मामलों को भी सुलझाया गया। इसके तहत बैंक वसूली और चेक बाउंस मामलों में 265 करोड़ रुपए के भुगतान पर सहमति बनी। निचली और जिला अदालतों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमों की सुनवाई हुई। पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 2013 में किया गया था, जिसमें 71,50,000 मामलों को सुलझाया गया था। वहीं 2014 में हुए दूसरे राष्ट्रीय लोक अदालत में 1.25 करोड़ से ज्यादा मामलों का निपटारा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट में नए आर्थिक सुधारों की घोषणा का वादा किया है। पुणे में शनिवार को एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने निवेश के लिए रेड कार्पेट बिछाने की बात कही। उन्होंने कहा कि एशिया में अब भारत विकास की धुरी बन चुका है। प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के निवेशकों को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि निवेशक अगर निवेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में शिवसेना को संदेश दिया है। शनिवार को खेती पर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री एनसीपी नेता शरद पवार के इलाके में गए और पवार से अपनी गहरी दोस्ती का जिक्र किया। शरद पवार भी उस समय मंच पर मौजूद थे। शरद पवार ने विकास के लिए अपने समर्थन की बात कही। दिल्ली चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी को शिवसेना की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन इसके संकेत पहले से ही मिलने लगे थे जब महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों पर शिवसेना के गुस्से की खबर आई थी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शनिवार को शरद पवार के साथ मंच साझा करने से इन कयासों को और बल मिला है। भारत सरकार से परेशानियां होती रहती थी, तो मैं फिर शरद राव को बीच में डालता था और वे भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके केंद्र सरकार का राज्य से कैसा रवैया होना चाहिए
उसकी उत्तम भूमिका अदा करते थे। राजनीति में कई इधर या उधर संघर्ष हो सकता है, मगर राजनीति वो 2 दिन की होती है। 365 दिन में 363 दिन इस देश के विकास का काम, इस पर हमारी नजरिया रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने याद किया कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए शरद पवार का अनुभव उनके बड़े काम आया। कि मैंने उनको गुजरात बुलाया था, उन्होंने तो ये मेरा अभिनंदन किया कि मोदी जी ने सब दिखाने के लिए बुलाया था। हकीकत तो वो दिखा करके मैं उनसे जानना चाहता था कि अभी कुछ कमी रह गई तो मुझे बताइए, मैं ठीक करना चाहता हूं। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया था। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए कुछ विधायकों की जरूरत पड़ी तो शरद पवार की एनसीपी ने बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की। हालांकि बाद में शिवसेना बीजेपी सरकार का हिस्सा बन गई, लेकिन दोनों दलों की खटास बार बार सामने आती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देश की कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वाइन फ्लू के नए मामले सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में स्वाइन फ्लू से एक शख्स की मौत हो गई। वहीं राजस्थान में कल 2 लोगों की जान चली गई। पिछले 2 दिनों में सिर्फ राजस्थान में 12 लोगों की मौत इस बीमारी के चलते हो गई। हालत पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लोगों में बचाव को लेकर जागरूकता भी बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयासों के बावजूद स्वाइन फ्लू से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 48 घंटे में राजस्थान में इससे 12 लोगों की मौत हो गई है। यहां इस मर्ज से अब तक 142 लोगों की जान चली गई है। सबसे ज्यादा जयपुर में 23 लोगों की मौत हुई। पंजाब में स्वाइन फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों पर भी निगरानी की जा रही है। शनिवार को 2 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में अब तक 23 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इधर दिल्ली एनसीआर में भी H1N1 वायरस का खतरा बना हुआ है। गाजियाबाद में 72 मामलों में से 20 के सैंपल पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आपात बैठक बुलाकर बिगड़ते हालात की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को हर मुमकिन कदम उठाने का निर्देश दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक छात्रा की भी स्वाइन फ्लू से मरने की खबर है। यूनिवर्सिटी के महिला कॉलेज में 18 फरवरी तक सभी क्लास निलंबित कर दी गई हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 5 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक स्वाइन फ्लू से 450 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस साल स्वाइन फ्लू के तकरीबन 6300 मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा असर राजस्थान और गुजरात में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोयला खंडों की नीलामी कल से शुरू हुई। पहले दिन 2 खंडों की ई नीलामी हुई। अनिल अंबानी के रिलायंस सीमेंट ने 798 करोड़ रुपए की CL घोघरी कोयला खंड के लिए एक सफल बोली लगाई। यह कोयला खंड मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है। इसी तरह दूसरी बड़ी खदान ओडिशा में GMR को मिली। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा अयोग्य घोषित की गई विभिन्न कंपनियों को राहत प्रदान कर दी। सरकार ने इन कंपनियों को अलग अलग आधार पर कोयले की नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद आशंका जताई जा रही थी कि नीलामी प्रक्रिया टल सकती है। पहले चरण में सरकार 19 ब्लॉकों की नीलामी कर रही है। महिला सशक्तिकरण पर इस बार आम बजट में खासा जोर देने की बात कही जा रही है। दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। सरकार की चुनौती महिलाओं को आवंटित धनराशि में खर्च करने को लेकर भी होगी। राज्यसभा टीवी की विशेष बजट श्रृंखला पर यह खास रिपोर्ट देखिए। Therefore, I propose to launch the Beti Bachao Beti Padhao Yojana, which will be focused scheme which will help in generating awareness and also improve the efficiency of the delivery welfare services meant for women. I propose to set aside a sum of rupees 100 crores for this. वित्त मंत्री अरुण जेटली का ये वादा यकीनन सरकार के सामाजिक चेहरे को सामने लाने की कोशिश थी। वैसे तो इस 48% आबादी के लिए सबसे पहली बार यूपीए सरकार ने 2005-2006 के बजट में प्रावधान किया था, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बजट में अकेले सरकारी इरादे मैदान में पूरी तरह नहीं उतर पाए। Gender should be the concern of this government in every sector. So it is not just in health and education, but also in environment, in science and technology, in food, in agriculture, in Panchayati Raj.
दरअसल अब तक 3 बजट में इन प्रावधानों को अमल में लाने के लिए ना तो स्पष्ट नीति थी और ना बीच के वर्षों में पर्याप्त पैसा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि इरादों ने कागजों पर ही दम तोड़ दिया। जानकारों की राय में महिलाओं की बेहतरी के कामों को 2 हिस्सों में बांटकर देखना होगा। एक, जब वो घर में रहती हैं, और दूसरा, जब वो कामकाजी होती हैं। ये काम है महिलाओं के लिए शौचालय, स्कूलों में घटती छात्राओं की संख्या, सुविधाजनक हॉस्टल की कमी, घरेलू हिंसा पर नियंत्रण और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा। We have a lot of young women who are now in workforce, and its issue is of safety and security. But it's not only to alert the police and sensitize the police, but also to give them safe and safe places to live in cities. Definitely, we need more police women around, patrolling, finding out, and so that women in society, in public places especially, see these women on patrol and are able to access them. बीते 1 साल में 100 करोड़ रुपए किस तरह खर्च हुए और उसके क्या परिणाम निकले, ये अभी साफ नहीं है। फिर भी ये तो कहा जा सकता है कि 48% आबादी के लिए 100 करोड़ रुपए कुछ नहीं होते। इस बार के बजट में इस पर ध्यान देना वित्त मंत्री की प्राथमिकता हो सकती है। अंशु जी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना पहले विदेश दौरे पर आज दिल्ली पहुंचेंगे। 4 दिन की भारत यात्रा के दौरान सिरिसेना भारतीय नेतृत्व से अर्थव्यवस्था, शांति और श्रीलंकाई सुलह प्रक्रिया समेत सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यात्रा से ठीक पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने श्रीलंकाई सुलह प्रक्रिया को लेकर गंभीरता के संकेत दिए हैं। शुक्रवार को कोलंबो में विदेशी राजदूतों को संबोधित करते हुए सिरिसेना ने कहा कि तमिल प्रवासियों को एकता और सुलह प्रक्रिया के लिए सब्र रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने लोगों के बीच एकता और सुलह के लिए काम करने की जरूरत को हम एक सरकार के तौर पर समझते हैं, लेकिन हाल में निर्वाचित सरकार को इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त समय की जरूरत है। भारत को भी उम्मीद है कि श्रीलंका की नई सरकार वहां सभी वर्गों के बीच वास्तविक और प्रभावी सुलह की नींव पर देश का विकास करेगी। प्रेसिडेंट सिरिसेना विल बी वेलकम्ड वार्मली इन दिल्ली। We expect substantive talks. We expect outcomes in terms of agreements, in terms of frameworks, and in terms of announcements. श्रीलंका का राष्ट्रपति बनने के बाद मैत्रीपाला सिरिसेना पहले विदेश दौरे पर रविवार शाम दिल्ली पहुंचेंगे। 16 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के बाद वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट जाएंगे। सिरिसेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। सिरिसेना 17 फरवरी को बौद्ध धार्मिक स्थल बोधगया और तिरुपति के मंदिर भी जाएंगे। इसी साल 9 जनवरी को महिंदा राजपक्षे को हराकर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने वाले सिरिसेना ने भारत के साथ करीबी रिश्तों की इच्छा जताई थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत का चुनाव कर भी सिरिसेना ने कूटनीतिक संदेश दिया है। इससे पहले श्रीलंका की नई सरकार के विदेश मंत्री मंगला समरवीरा भी भारत की यात्रा कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। कोपेनहेगन में अभिव्यक्ति की आजादी विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 पुलिस वाले घायल हो गए। वे अक्सर गर्मा गर्म बहसों और विचारों का गवाह बनता रहा है। शनिवार शाम जब गोलियां चलीं, तब यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच विषय पर बहस जारी थी। कैफे के भीतर स्वीडन के कलाकार लॉर्स विल्कस भी मौजूद थे। लॉर्स विल्कस 2007 में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनाकर विवादों में आए थे। तब से कई बार उन्हें धमकियां मिल चुकी हैं। बहस के बीच में ही कैफे की खिड़की से गोलियां दागी गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 पुलिस वालों को भी गोलियां लगी। पुलिस का मानना है कि लॉर्स विल्कस ही इन गोलियों का निशाना थे। डेनमार्क में फ्रांस के राजदूत फेरेंकोइस जिम्रे भी कार्यक्रम में मौजूद थे। बाद में उन्होंने ट्वीट कर अपने सकुशल होने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री हिले थॉर्गिन ने इस हमले को राजनीति से प्रेरित बताया है। पुलिस ने हमलावर की तस्वीर भी जारी की है। तस्वीर में व्यक्ति बैगनी नकाब पहने हुए है और उसने मोटी जैकेट पहन रखी है। इस हमले के बाद डेनमार्क में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। और खबर आ रही है कि कोपेनहेगन के करीब सिनागॉग में भी अब से कुछ देर पहले गोलीबारी हुई है, जिसमें 3 लोगों के मरने की खबर है और कई लोग घायल भी हुए हैं। माना जा रहा है कि हमलावर फरार हो गया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि इस गोलीबारी का कल रात कैफे में हुए हमले से कोई लेना देना है या नहीं। यूक्रेन में सेना और अलगाववादियों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। मिन्स्क समझौते की सभी शर्तों को दरकिनार करते हुए कल अलगाववादियों ने कई बड़े शहरों में हमले किए। इससे पहले 12 फरवरी को रूस, यूक्रेन और अलगाववादी संगठनों ने मिलकर रविवार से संघर्ष विराम पर सहमति जताई थी। आज से मिन्स्क समझौता लागू होना था, लेकिन कई बड़े शहरों में लगातार हो रहे हमलों ने इस समझौते को बेमतलब साबित कर दिया। कल रात दोनेत्स्क में हुए हमले में 3 और लोगों की जान चली गई। इसके अलावा आर्तेमिस्क, व्यूलेहिस्क और यानकीव में भी हमले हुए, जिससे यूक्रेन में शांति की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है। इस बीच समझौते में मुख्य वार्ताकार जर्मनी ने यूक्रेन में मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त की है। Deshalb nutze ich auch hier die Gelegenheit, von Peru aus an die Konfliktparteien in Kiew, in Moskau und insbesondere unter den Separatisten zu appellieren. वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने संघर्ष विराम नहीं होने पर सैन्य शासन लागू करने की बात फिर दोहराई। Наказ Збройним силам України, Національній гвардії, підрозділам Міністерства внутрішніх справ, підрозділам прикордонної служби, підрозділам Служби безпеки України. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रूस पर दबाव बरकरार रखते हुए साफ किया कि वो समझौते को हर हाल में लागू होता देखना चाहता है। अमेरिका ने सीमा पर हथियारों का जमावड़ा बढ़ाने के लिए रूस को चेताया। समझौते के लागू न होने पर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका रूस पर और भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विश्व कप क्रिकेट में आज सबसे बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। एडिलेड में भारत और पाकिस्तान आमने सामने है। टॉस जीतकर भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। हालांकि थोड़ा धीमा खेल जरूर भारत दिखा रहा है। भारतीय टीम ने बल्लेबाज के तौर पर धोनी के अलावा रोहित शर्मा, धवन, कोहली, रहाणे और रैना को मौका दिया गया है, जबकि ऑलराउंडर के तौर पर जडेजा को खिलाया गया है। तेज गेंदबाजी की कमान उमेश यादव, मोहम्मद शामी और मोहित शर्मा संभाल रहे हैं। वहीं अश्विन स्पिनर की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस मुकाबले पर दुनिया भर के खेल प्रेमियों की निगाहें हैं। भारत विश्व कप में पाकिस्तान से कभी नहीं हारा है। विश्व कप में अब तक दोनों देशों के बीच 5 बार भिड़ंत हुई है और हर बार भारत को जीत मिली। और स्कोर की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि थोड़ी धीमी शुरुआत जरूर हुई है भारत की, लेकिन सधी हुई बैटिंग कर रहे हैं रोहित शर्मा और शिखर धवन। 23 रन बना चुकी है भारतीय टीम 5.3 ओवरों की समाप्ति के बाद। और दिन भर इस मैच पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेगी, लेकिन मैच से पहले भारतीय खेल प्रेमियों में किस तरह का उत्साह था, आइए देखते हैं। चाहते हैं कि उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया मैच हो और काफ़ी जोश है, उत्साह है हमें और एक तरीके से जुनून है जो हमेशा इंडिया पाकिस्तान के मैच में देखा जाता है। जीतेगी तो इंडिया ही जीतेगी, आई नो दैट। हर बार हम वर्ल्ड कप में जीतते आए हैं, इस बार थोड़ा खतरनाक लग रहा है क्योंकि इंडिया की टीम में बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं और पाकिस्तान की टीम तो हर बार की तरह भरोसा नहीं है। लास्ट 5 टाइम से इंडिया जीतता आ रहा है तो इस बार भी जीतेगा। हर वर्ल्ड कप में 1992 से इंडिया जीतती हुई आ रही है, ये एक सिलसिला बन चुका है। हिंदुस्तान के सैनिक इंडिया पाकिस्तान की मैच के लिए जंग में उतर रहे हैं और इस जंग के अंदर तो सभी की शुभकामनाएं हैं। और पूल बी के एक और मैच में दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच हैमिल्टन में मुकाबला चल रहा है। दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी कर रहा है। क्रिकेट से तमाम अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार नजर। दिल्ली में नई सरकार के मंत्रियों ने संभाला कामकाज। विभाग नहीं लेने पर केजरीवाल ने कहा सभी मंत्रालयों की करेंगे निगरानी। तृणमूल कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। दिनेश त्रिवेदी को मिला पार्टी उपाध्यक्ष का पद। डेरेक ओब्रायन राष्ट्रीय समिति में शामिल। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना पहली विदेश यात्रा पर आज पहुंचेंगे दिल्ली। कारोबार बढ़ाने समेत कई मसलों पर होगी बात।
देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा। 2 दिन में राजस्थान में 12 लोगों की मौत, गाजियाबाद में 20 लोग संक्रमित। और विश्व कप क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला शुरू। एडिलेड में भारत पाकिस्तान आमने सामने। टॉस जीतकर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही है।